सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का डिफरेंस भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। कहता है पॉइंट, वो वाला हिस्सा एट विच मास, जो भी बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो मिलके उसका मास बनाते हैं। तो पॉइंट एट विच मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारे पास क्या हो, उस पॉइंट में हमारे पास क्या हो, मास जो क्या हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। भाई इसका क्या मतलब हो गया, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट की मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है और उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स है। देखो 5 आइटम यहाँ पे, 5 आइटम यहाँ पे, और मैं ये चाहता हूँ ये बॉडी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो वो पॉइंट जिस पे वो बॉडी बैलेंस होगी, वहां पे मैं ये बात कहता हूँ कि वहां से जो मास है वो इक्वली क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तमाम हिस्सों में। लाइक आधा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और आधा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसका तो मतलब ये, अगर मैं इस पॉइंट पे इसको रखूंगा तो बॉडी बैलेंस होनी चाहिए। क्या ऐसा है क्या, नहीं? देखो इसका ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल ये बैलेंस हो गया, क्योंकि अभी क्या हो गया, इसके जो मास है वो इक्वली क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एटम्स बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब वो दूसरी बात ये कहता है कि सेंटर ऑफ मास जब हमें पता लग जाए, कहता है अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लगाऊं, स्टूडेंट ये देखो मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, तो कहता है उस बॉडी के अंदर कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। क्या ऐसे ही है? देखो क्या ये टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, क्योंकि अब जो इक्वली मास जो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट इस वक्त आ चुका है स्टूडेंट, वो इसके सेंटर में आ चुका है। यानी कि मेरा जो मेन ये पूरा है वो मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, ये अब मैं सिर्फ इस चीज को लेके कंसीडर लेके चलूंगा कि मेरे पास ये वाला पॉइंट है, होल बॉडी नहीं, बल्कि मैं इस एक पॉइंट को लेके चलूंगा। अब इसलिए तो ये देखो जब मैं इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी टर्निंग इफेक्ट हमारे पास क्या हो रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जा रहा है। तो यही दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई देखो, कहता है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जहां पे मैच क्या हुआ, दोनों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, टॉर्क विल नॉट प्रोड्यूस, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। वेरी सिंपल, इस पे क्या मुश्किल था। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने एग्जांपल ली है हैमर की। स्टूडेंट इस वक्त हैमर का जो सेंटर ऑफ मास वो ये, लाइक मैं इस पॉइंट पे इसको रखूंगा, ये बैलेंस हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन लगाऊंगा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, अगर हम उसके इसके हैंडल से इसको थ्रो करेंगे तो क्या अब भी ये कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा? मेरा क्वेश्चन ये आपसे, नहीं, अब की बार टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने इसके हैंडल से इसको थ्रो किया है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इसके अगर टर्निंग इफेक्ट्स में आएगी। लेकिन अगर मैं इसके इसी सेंटर ऑफ मास पे लगाऊंगा एक फोर्स, तो स्टूडेंट ये एक स्ट्रेट पाथ में जाएगा। लेकिन अगर मैं हैंडल से इस पे फोर्स लगाऊंगा तो एक हमारे पास पैराबोलिक, स्टूडेंट ये सर्कल टाइप नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर करके ऐसे हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह की शेप को हम बोलते हैं पैराबोलिक। तो ये एक पैराबोलिक पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि अब की बार हमने उसकी फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाई बल्कि उसके हैंडल से लगाई। इज इट क्लियर? ओके, अगर यहीं पे लगाते हैं तो ये भी एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। इज इट क्लियर? ओके, गुड, डन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है। देखो स्टूडेंट, जहां पे उस सब मासेस का वेट एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, पहले हमने देखा कि वो बैलेंस हो रहा था इस पॉइंट पे। ठीक है, जहां पे इक्वली मासेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि वो पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ मास है। और उसी पॉइंट पे अगर जिस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहे हैं, वो सारे मास क्या हो रहे होंगे, जिस पॉइंट पे वो क्या कर रहे होंगे, वेट एज अ वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो अभी हमारे पास देखो, मैं इसको पढ़ता हूं, उसकी डेफिनेशन करूं, कहता है वो पॉइंट जहां पे होल वेट, उस बॉडी का जो वेट होता है वो एक्ट कर रहा होगा उस एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जब मैसेज दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते वो हमारे पास क्या होगा, वो पॉइंट उसका होगा सेंटर ऑफ मास। और वो जो वही सारे मासेस जिस पॉइंट पे अपना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को हमने नाम बोल दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट्स मीन कि दोनों ही जो पॉइंट होंगे वो सेम होंगे। इज इट क्लियर? लाइक अगर मैं इसी को ये डायग्राम लेता हूं तो इसमें सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, इधर भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका ये वाला एक हिस्सा ले लेता हूं बीच वाला, तो यहीं पे इस वक्त क्या है, इसका ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, इसी तरह इधर ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि सारा जो वेट है वो इधर से ही डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और हमें पता है स्टूडेंट वेट किसके बराबर है, वेट बराबर है mg के। क्लियर? ओके, फिर हम देखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास भी जाहिर सी बात है इसी पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी यही रहेगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम अब डिस्कस करने वाले कि जो हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उनके हमारे पास जो CG और CM यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो भी सी लेवल पे पड़े हुए, ग्राउंड पे पड़े हुए, इनकी जमीन की सतह पे पड़े हुए, तो उनका जो पॉइंट होगा वो दोनों सेम रहता है। इनका तो CG भी सेम रहेगा और CM भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की इतनी हाइट नहीं होती। इज इट क्लियर? इनके वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो स्मॉल होते हैं। जिस तरह भी इसका केस ले लो या जिस तरह ये मैंने लिया, मैं इसका दोनों पॉइंट यही रहेंगे। ओके,
लेकिन अगर हम एक बड़े बड़े ऑब्जेक्ट ले लें, जिस तरह स्टूडेंट हमारे पास माउंटेन्स है, अब हमें पता है माउंटेन्स की जो होती है कितनी हमारे पास लाइक उनकी हाइट इस तरह क्या होती है हमारे पास इधर से काफी ज्यादा होती है, लाइक ग्राउंड से वो इतने ऊंचे होते हैं। अब स्टूडेंट मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जितनी ग्रेविटी यहाँ लग रही होती है माउंटेन के बॉटम पे उतनी ही क्या उसके पीक पे लगेगी? नो। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि जो ग्रेविटी यहाँ पे इस आपकी बात इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ ये बीच वाला हिस्सा स्टूडेंट नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे जो ग्रेविटी लग रही है स्टूडेंट वो हमारे पास ज्यादा है और इसी ऑब्जेक्ट पे जो ऊपर ग्रेविटी लग रहा है वो हमारे पास कम है। तो ज्यादा कम होने की वजह से आपकी बात जो ग्रेविटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो सेम नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से हमें पता है वेट बराबर होता है mg के। इट्स मीन कि यहाँ पे जो g है उस पे डिपेंड कर रहा है वेट। तो जब g की वैल्यू चेंज हो रही है तो अब की बात स्टूडेंट यही वाला पॉइंट कैसे नहीं होगा कि यही वाला पॉइंट पे ये बैलेंस भी हो जाए और ये हो सकता है कि इसी पॉइंट पे ये पॉइंट इसका ये हो सकता है कि इसमें पूरी बॉडी बैलेंस हो जाए। इट्स मीन कि इसका cm तो यही रहेगा, इस सिचुएशन में माउंटेन है, ठीक है। लेकिन अब की बार cg इसका ये पॉइंट नहीं रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी और तरह एक्ट कर रही है, ऊपर इस पोर्शन पे ग्रेविटी कम एक्ट कर रही है, नीचे वाले पोर्शन पे ग्रेविटी ज्यादा एक्ट कर रही है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप ये कहोगे इसका यही वाला पॉइंट आपकी बार भी cg होगा? तो आपकी बात का cg जो होगा वो थोड़ा बहुत हो सकता है नीचे हो या थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर हो, कहीं यहाँ पे होगा, लेकिन इस पॉइंट पे इसका cg नहीं होगा। इससे हमें क्या पता चला कि हर दफा cg और cm सेम नहीं रहेगा। अगर एल्टीट्यूड बढ़ रहा होगा, अगर हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो उस सिचुएशन में हमारे पास cg और cm जो होंगे वो डिफरेंट पॉइंट्स पे आएंगे। इज इट क्लियर? ओके डन। अच्छा अब स्टूडेंट हम मजीद यहाँ पे देखते हैं इस चीज को, ये जो हमारे पास किस तरह हम इसको फाइंड करेंगे, डिफरेंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट अगर तो हमारे पास सिंपल क्यूब होगा तो क्यूब की दफा तो हमारे पास सिंपल ये क्यूब है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके इनसाइड होगा। लाइक क्यूब आपको पता है वो 3 डायमेंशन में पड़ा हुआ है, तो इसका सिंपल हम ज्योमेट्रिक सेंटर ले लेंगे। लाइक अगर हम एक स्क्वायर की बात करता हूं मैं यहाँ पे स्टूडेंट, जिस तरह मेरे पास रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, तो रेक्टेंगल की सिंपल आपने क्या ले लेने, डायगोनल ले लेने, लाइक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये तो सिंपल मेरे पास रेक्टेंगल था। लेकिन क्यूब में क्या होगा स्टूडेंट, यही सारी लाइनें आपने इन साइड्स के ड्रॉ करनी होती है। लाइक ये देखो, लाइक यहाँ पे तो ये बन गया, ये वाला इसका बना, ये इसका बना, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स के अंदर भी डिफरेंट बन रहे होंगे, लाइक इसका 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 इसके साथ, इस वाले का भी अपना यहाँ पे बन रहा होगा, इस वाले का इधर इधर, लाइक यहाँ पे इसके बीच में स्टूडेंट अंदर वाली साइड पे जो उन दोनों का बीच वाला हिस्सा होगा वहां पे हमारे पास क्या बन रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास बन रहा होगा। सिंपल अगर स्क्वायर रेक्टेंगल उसका तो फिर डायरेक्ट यहां बनता है, इनका जो होगा वो इनसाइड मिड में बन रहा होगा। क्लियर? इस तरह का एक सर्कल है, तो सर्कल में तो आप सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पे एक कोई भी ले लो, या तो इसको ले लो, इस तरह करके जो भी हम लाइन लेंगे वो डायमीटर होगा सर्कल का। कहीं पे हम पूरी लाइन खींचेंगे, तो अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं, जहां मैं स्टूडेंट ऐसे खींच दूं, तो ये वाला पॉइंट इसमें क्या होगा, इस पे वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर मतलब वो 3D एक शक्ल में, ठीक है, उसकी 2 से ज्यादा डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में, तो अब इसके इनसाइड अंदर जो होगा, बॉल के जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसके अंदर इसी तरह बीच में क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ जो होगा, हमारे पास ग्रेविटी उधर एक्ट कर रही है, सेंटर ऑफ मास उसका क्या होगा, उसके बीच में होगा। ये बात आ रही है समझ? ओके डन। यानी हम सिंपल ज्योमेट्रिक सेंटर से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट दूसरा हमारे पास यहाँ बात आ रही है कि अगर हमारे पास क्या हो, इस तरह की शेप हो, जिस तरह ये हमारे पास सिलेंडर आ गया, कोन आ गया, तो इस सिचुएशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टूडेंट सेम उसी तरह, लेकिन अब की बार हम इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ग्रेविटी जो होगा वो कहां पड़ा होगा स्टूडेंट, वो इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पे मूव हो रहा हो, तो जब पूरा का पूरा भी मूव हो रहा हो, जिस तरह भी मैं इसको घुमा रहा हूं, तो ये जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही बाद में दिखे, यानी कि बिल्कुल ये कहां पे अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है ना, देखो बिल्कुल अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, तो जैसे पहले था वैसे ही आपको अब भी दिख रहा है। ऐसे से घुमाऊंगा तो चेंज दिखने लग जाएगा। तो हमने सेम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन करा है स्टूडेंट इसके बीच में, ऐसे ही ना, ये इस पॉइंट पर इसको मैं रोटेट करूं, ये मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा, ये इसकी एक सिमेट्री हमारे पास आ जाएगी, इस पॉइंट पे घूमता रहेगा। अब ये जो सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये क्या होता है, सर्कल होता है। अभी यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन ऊपर से तो गोल होता है, तो यहाँ पे भी हम एक इधर डायमीटर ले लेंगे इसका, ठीक है, और एक यहाँ पे ले लेंगे सर्कल का। सेम यहाँ नीचे वाले में भी एक ऐसे ले लेंगे और एक ऐसे ले लेंगे, और जिस पॉइंट पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ पे वो पूरी की बॉडी शेप सेम दिखे,
वहां पे हम ऐसी सीधी लाइन क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ये बात आगे समझ लोगे। अब यहाँ पे इस लाइन का जो हाफ होगा स्टूडेंट, लाइक ये वाला पार्ट, इस पार्ट में हम क्या कह देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा अगेन इनसाइड, उसके अंदर वाली साइड पे बैलेंस रहेगा, पैर पे नहीं, अंदर वाली जो उसकी साइड होगी, ठीक है, क्योंकि 3D की अभी बात हो रही है। इस तरह कौन है, वो भी एक 3D शेप में हमारे पास पड़ी हुई है स्टूडेंट। अब की बार अगर मैं देखूं, ये कोन का नीचे वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो गोल ही होता है अगेन। तो यहाँ पे एक डायमीटर ऐसे ले लेंगे और एक ऐसे ले लेंगे, जिस तरह ये गोल वाला हिस्सा पड़ा है हमारे पास। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा, अगर आप गौर से देखो, ये और ये वाला हिस्सा। अब हमने सिंपल इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वहां पे इस तरह पॉइंट लगा दो, और इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वहां एक ऐसा पॉइंट लगा दो। अब इस पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह करके ऐसे, और इस पॉइंट से भी हम एक लाइन खींचेंगे स्टूडेंट, और यहां से जाएगी वो लाइन और वहां पे क्या हो जाएगी, हमारे पास टच हो जाएगी। अब ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल को हमने यहाँ पे बनाया और ये जो पॉइंट आ गई, इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहां एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट, हम देखते हैं अगर हमारे पास एक इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी होगी तो उसकी हमने कैसे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। वेरी सिंपल स्टूडेंट, इस वक्त इसमें हमने 3 पॉइंट ले लिए, 3 आपने होल कर देने, फर्स्ट 1 2 और 3, ठीक है। उसके जरिए हम इसको हैंग करेंगे। ये मैंने एक नीडल से ली है, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको इस तरह का हैंग कर दूंगा। अब जिस तरह ये हैंग हो रहा है, हमारे पास एक और वायर होगी और मैं इसको सेम ऐसे करके क्या कर दूंगा, ऐसे करके यहाँ पे मैं इसको हैंग कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो कि मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ स्टूडेंट, आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। इस तरह करके एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, ड्रॉ हो रही है। डन। अब हम यहाँ से इसको टाइम और सेकंड, जो सेकंड हमने होल किया इसके अंदर यहाँ पे इसको दोबारा से हैंग कर देंगे। अब जिस तरह हैंग हो रहा है उसी तरह आपने इसको चेंज नहीं करना, और यहाँ पे अगेन मैं इस वायर को ऐसे रखूंगा और फिर से मैं क्या कर लूंगा, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके डन। थर्ड फिर एक और, हम 3 इनफ होते हैं, थर्ड टाइम अगेन हम ऐसे करेंगे और मैंने फिर यहाँ पे लाइन ली है स्टूडेंट, और इस तरह करके अगेन आपने एक लाइन को क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। अब फ्रेंड देखो, ये जो सारे पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये इसका CM और CG ये वाला पॉइंट होगा। अब देखते हैं क्या इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, कि वैसे ही बस बातें कर रहे। तो देखो इस पॉइंट में बिल्कुल बैलेंस हो गया, और अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं तो यहाँ पे कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? अब हम एक और चीज यहाँ पे देखते हैं जो कि लास्ट में लिखी हुई है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, ओरिएंटेशन चेंज हो रही होगी, तो हो सकता है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आउटसाइड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आ जाए। वो कैसे? अगर अभी इस वक्त मैं अपना हाथ सीधा इस तरह करके रख रहा हूँ, तो इस वक्त स्टूडेंट यहाँ पे मेरा ये जो हाथ है वो क्या हो रहा है, पूरा ये क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है, पूरा बाजू ठीक है बैलेंस हो रहा है। तो इस वक्त मेरा जो CM है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर मैं अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, ओरिएंटेशन चेंज करने का मतलब ये है कि अगर अपने हाथ की पोजीशन क्या कर दी, मैंने चेंज कर दी, तो हो सकता है आपकी बार जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आ रहा हो, इस जगह पे क्या होगा, बैलेंस हो रहा होगा। तो इस तरह भी हो सकता है कि जब हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज हो रहा होगा तो CM जो हो सकता है वो बाहर भी निकल सकता है, आउट ऑफ द, देखो ना ऑब्जेक्ट तो ये रहा लेकिन वो कहां निकल गया, वो बाहर आ गया। तो इस तरह भी पॉसिबल है। ओके, लास्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या CM और CG हमेशा सेम रहता है? तो ये आप बताओ मुझे। देखो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं, अगर तो हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो क्या रही, यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसे रहे। तो अगर यूनिफॉर्म रहेगा तब तो जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहता है, सेम ही रहता है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको ये माउंटेन वाला केस बताया, इस केस में क्या हो रहा है कि नीचे एट द सेम टाइम ग्रेविटी जो थी ज्यादा लग रही थी, ऊपर एट द सेम टाइम ग्रेविटी कम लग रही थी क्योंकि एल्टीट्यूड ज्यादा हो गया। अब इस सिचुएशन में ये जो हो गया था, मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म हो गया था। जब नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी की वैल्यू हो रही होगी तो स्टूडेंट अब की बार देखो CM और होगा और CG होगा, वो क्या होगी, इसकी पोजीशन कहीं और होगी। होपफुली समझ आ गया। फिर भी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। #पीस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।